दोस्तों, मैंने और आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और जो होशियार माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे जवान हो गए हैं तो उनकी शादी करने की सोचने लगते हैं। अगर नौकरी लग गई है तब भी ठीक है, कोई बिजनेस कर रहे हैं तब भी ठीक है। और व्यस्त रहने से तमाम बुराइयां खत्म होने लगती हैं, ऐसा कहा जाता है। होती हैं नहीं होती हैं ये हालात पर निर्भर करता है और केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन मैंने तमाम माँ बापों से बात की, परिवारों से, तो उन्होंने यही कहा कि अगर बच्चे शरारत कर रहे हैं, शैतानियां कर रहे हैं, उद्दंड हैं, तो उनकी शादी कर डालो। और विशेष तौर पर जो बिजनेस क्लास है उसमें यही होता है। माता पिता को लगता है कि बच्चा व्यस्त हो जाएगा पत्नी के प्रेम में, नई नई बहू आएगी, नया नया प्यार होगा और थोड़ा बहुत बिजनेस भी देख लेगा। और जो उसकी बुरी आदतें हैं, व्यसन हैं, शौक है शाम के, वो भी धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि व्यस्तता हमारी काफी बुराइयों को और दिमागी परेशानियों को खत्म कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आपका अभिवादन करता हूं। 2014 के चुनावों के आसपास की बात है। प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने भारतीयों और भारतीय युवाओं के दिमाग को समझने की कोशिश की, भारतीयों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश की। चूंकि नेट आ चुका था, 4G इंटरनेट की सुविधा थी, हाथों में मोबाइल थे, तो प्रधान सेवक ने कार्यक्रम बनाया लोगों को व्यस्त करने का, युवाओं को व्यस्त करने का। उन्होंने कहा नौकरी वोकरी तो ज्यादा हम दे नहीं पाएंगे, व्यापार भी ज्यादा लोगों को नहीं करवा पाएंगे, अलग अलग समस्याएं रहेंगी। हालांकि उन्होंने स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और मुद्रा लोन जैसी व्यवस्था की। लेकिन मुद्रा लोन इतना कम मिलता है कि उसमें कोई कारोबार कर नहीं पाया, पैसे बर्बाद हो गए और सिविल खराब हो गई युवाओं की। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति में अगर लंबे समय तक रहना है तो एक बड़ी तरकीब तो लगानी होगी। उन्होंने तमाम विदेशी एजेंसियों को हायर किया और व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी तरह की इतिहास की, भूगोल की, धर्म की व्याख्या करना शुरू किया और एक विशेष धर्म के लोगों को निशाना बनाया। क्योंकि कोई दुश्मन तो चाहिए था हमें, जिसके साथ हम दुश्मनी निभाते रहते। और भाजपा का आईटी सेल इस पर दिन रात काम करने लगा। सूचनाओं का आदान प्रदान इस कदर बढ़ गया कि ये सुबह से शुरू हो जाती थी। नए तरीके का इतिहास, नई तरीके की व्याख्याएं, धर्म की, हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की, संस्कृति की, परंपराओं की। चूंकि बच्चे बेरोजगार थे, वो व्यस्त हो गए और जो कम समझदार लोग थे वो भी इस काम में जुट गए। और जो भी संदेशे आते, जो भी मैसेज आते, उन्हें आगे बढ़ाया जाता बिना समझे, और जरूरत भी नहीं थी समझने की, समय भी नहीं था किसी के पास। और भारत में एक इस तरह का बड़ा वर्ग तैयार हो गया जो भाजपा और उसके अनुषांगिक संगठनों की बात को ही सत्य मानने लगता। और जो लोग वोटर हुआ करते थे वो अब वर्कर हो गए पार्टी के, और ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज के हालात अगर देखें तो हमारे देश में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, वारदातें होती हैं और हमें उनके लिए सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। रोड एक्सीडेंट इतने 1.5 लाख लोग क्यों मर जाते हैं साल में? पुलिस क्यों नहीं ढंग से काम करती? हमारे यहां जिस तरह की पुलिसिंग है उसमें हमें डर ही लगता है। न्याय मिलने की उम्मीद तो बहुत कम रहती है। अदालती व्यवस्था भी ऐसी है कि अगर जितने केस आज पेंडिंग हैं, इन्हें निपटने में 134 साल लग जाएंगे। कानून एकदम बेकार है, लचर है, पुराने हैं, अंग्रेजों के जमाने के हैं। जिस तरह से जांच होती है किसी केस की सीआरपीसी के तहत, वो भी इस तरह होती है कि कई बार अपराधी छूट जाते हैं, या न्याय मिलता भी है तो 10-20 साल बाद मिला तो किस काम का। तो इस ताकत को प्रधानमंत्री ने समझा, उनकी टीम ने समझा, उनके आईटी सेल ने समझा, उनके अनुषांगिक संगठनों ने समझा और लोगों को पूरी तरह व्यस्त कर दिया। आज की स्थिति यह है
कि दिल्ली का चाहे वो अंजलि कांड हो, अंजलि को जिस तरह 12 किलोमीटर तक लड़कों ने घसीटा कार से, या कोई और घटना हो, आजकल दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विनेश फोगट ने तो उत्तर प्रदेश के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के, सेक्सुअल असॉल्ट तक के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री को भी 2021 के नवंबर में विनेश ने अपने परिवार सहित जाकर पूरी बातें बता दी थी कि किस तरह खेल संघ में यौन शोषण होता है, किस तरह हमारे साथ व्यवहार होता है, किस तरह घी तक हमें पिलाना पड़ता है लोगों को रिश्वत के तौर पर। तो आज की स्थिति यह है, जैसा कि मैं अभी गया सड़क पर, मॉल रोड पर, लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की इन खिलाड़ियों के बारे में, इनके शोषण के बारे में, तो ज्यादातर लोग तो बोले नहीं और बहुतों ने ये कहा कि हमें मालूम ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के देश में इस तरह का माहौल बन चुका है कि अब जो कुछ भाजपा का आईटी सेल, उनके लोग कहते हैं, उसी को अधिकांश भारतीय सत्य मानने लगते हैं। और इस काम में, आग में घी का काम तमाम निजी टीवी चैनल्स ने किया है। उसके एंकराएं नफरत फैलाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। यह कहीं परमाणु बम गिराने की बात करते हैं या अंधविश्वास फैलाने की। तो कुल मिलाकर के भारत अब उस जगह पहुंच चुका है जहां अन्याय सेना हमारे डीएनए में शामिल हो गया है। और हमारे देश का जो बेरोजगार युवा है, उसका बड़ा हिस्सा इस यूनिवर्सिटी पे ही व्यस्त रहता है और उसे जो अपनी जरूरतें हैं वो भी दिखाई नहीं देती। उसे लगता है कि बस जो हिंदुत्व है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, हमारी परंपराएं, हमारी जो लीगेसी है, हमारी जो हेरिटेज है, हमारा जो इतिहास है, वही सब कुछ है। आगे की कहानी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। और वो कहते हैं कि हम भूखे सो लेंगे लेकिन हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे। और इनका इस्तेमाल भरपूर तरीके से तमाम पार्टियां करती थी, लेकिन भाजपा बड़े स्तर पर करती है, वृहद स्तर पर, बड़े पैमाने पर, क्योंकि उसने इस कला को समझ लिया कि बेरोजगारों को अगर नौकरी नहीं मिली तो ये ऊधम करेंगे, इसलिए इन्हें ऐसे काम में व्यस्त कर दो कि ये कुछ सोचे ही ना अपने बारे में, ना देश के बारे में। जो कुछ हम बताएं उसी को ये अंतिम सत्य मान लें। तो इस कारीगरी को भगवादारियों का दल बहुत अच्छे से जानता है, समझता है। बाकी दल किस तरह से समझेंगे, क्योंकि वो भी युवाओं का इस्तेमाल तो करते ही पार्टी वर्कर के तौर पर। लेकिन भाजपा ने जो कमाल किया है इस क्षेत्र में, उसकी केस स्टडी होनी चाहिए और पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए कि भाजपा ने इन 8 सालों में किस तरह से भारतीयों के मानस को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का मेल आईडी पर और कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। नमस्कार।